the Honorable Minister of Home Affairs to reply the discussion. धन्यवाद सभापति महोदय। एक प्रकार से 2 दिन से ये महान सदन में गृह मंत्रालय पर पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने अपने विचार रखे। काफी उपयोगी सुझाव भी आए हैं। कुछ हमारी कमियों की तरह भी ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया है। कुछ राजनीतिक आक्षेप भी किए गए और कुछ राजनीतिक रूप से टिप्पणियां भी की गई। मैं संसदीय भाषा के अनुरूप ही सभी चीजों का जवाब देने का भी प्रयास करूंगा और हमारी बात को भी रखने का प्रयास करूंगा। मान्यवर, कुल 21 सदस्यों ने यहां पर अपने अपने विचार रखे और एक प्रकार से गृह मंत्रालय के कई सारे कामों के परिमाणों को, डायमेंशंस को छूने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले तो मैं देश की आजादी के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जो भी स्टेट पुलिस के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हजारों जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि इनके इस सर्वोच्च बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जा रहा है। वो बलिदानियों के परिवारजनों का भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद कि आपने जिस धैर्य के साथ, जिस वीरता के साथ, उत्साह के साथ आपके परिजनों को देश की सुरक्षा के लिए भेजा और उनके सर्वोच्च बलिदान को ये देश, ये सदन, ये देश की 140 करोड़ की जनता कभी भुला नहीं सकती। मान्यवर, गृह मंत्रालय एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत विषम परिस्थिति में काम करता है, क्योंकि कानून और व्यवस्था का जिम्मा हमारे संविधान ने राज्यों पर रखा है। सरहदी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये सारे विषय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आए और ये उचित ही निर्णय है। इसमें कोई बदलाव की जरूरत भी नहीं, परंतु कानून और व्यवस्था का जिम्मेदारी जब राज्यों का होता है, तब अब 76 साल के बाद ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई है कि कई प्रकार के क्राइम राज्य की सीमा तक सीमित नहीं होते, वो अंतर राज्य भी होते हैं, बहुराज्यीय गुनाह भी होते हैं, जैसे नारकोटिक्स है, साइबर क्राइम है, जैसे संगठित अपराध की गैंगे हैं, जैसे हवाला है। ये सारे अपराध कोई एक राज्य की सीमा में नहीं होते और कई अपराध ऐसे होते हैं जो देश की सीमा के बाहर से भी हमारे देश में किए जाते हैं। और इस सबको देखते हैं तो समयानुकूल तरीके से गृह मंत्रालय में परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कई सालों के परिवर्तन जो नहीं किया गया था उसको एक साथ कर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया। और जितने भी चैलेंजेस खड़े हुए थे, समयानुकूल परिवर्तन न करने के कारण
वो सारी चुनौतियों टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का उपयोग कर कर, एक मजबूत विधायी खाका खड़ा कर कर और हमारे सुरक्षा कर्मियों का हौसला की बढ़ोतरी कर कर इसको भरने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हुआ है। और मैं मानता हूं कि ये प्रयास के बाद भी कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में कई सदस्यों ने मुद्दे भी उठाए हैं, मैं इसका भी जवाब दूंगा। मान्यवर, जब गृह मंत्रालय की चर्चा होती है तब हमारे देश में 2014 के पहले से जब नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर आई तब कई सारे लेगेसी इश्यूज हमें मिले। ये देश की सुरक्षा, इस देश का विकास, इस देश का सार्वभौमत्व भी 3 बड़ी समस्याओं के कारण हमेशा चैलेंज होता रहा, इसको चुनौती मिलती है। और ये 3 नासूर करीब करीब 4 दशक से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे, देश के विकास के गति को अवरुद्ध करते रहे और देश की पूरी व्यवस्था को कई बार तो हास्यास्पद भी बना दिया। मान्यवर, 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए। माने और ये तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा। मान्यवर, कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहां बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की ने। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ। मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। हम भी कभी
अलग हो सकते हैं, तो ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए थे। मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं, बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। मगर राजनीतिक मजबूरी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है, हम नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती रही, कई सालों तक चली। और मान्यवर यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। हमारे संविधान निर्माताओं का वो स्वप्न कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं होंगे, कैसे हो सकते हैं? देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है और देश का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो सकते? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नया दौर, और वहीं से शुरू हुआ कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक रूप करने की प्रक्रिया। सबसे पहले डोगरी, हिंदी और उर्दू को राज्य की भाषा का स्टेटस दिया गया। मान्यवर, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई एंटी करप्शन ब्यूरो की वहां रचना ही नहीं थी, क्योंकि रोकना ही नहीं चाहते थे। इतने सालों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो वहां बना। देश के सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए, चाहे महिलाओं के अधिकार का हो, दलितों के अधिकार का हो, आदिवासियों के अधिकार का हो, बच्चों के अधिकार का हो, ये सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए। पठानकोट से एक नाका परमिट रखी गई थी, एक भाव खड़ा करने के लिए कि देश के हिस्से में आप नहीं जा रहे हो। पठानकोट की नाका परमिट को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर और नया दौर शुरू हुआ, लोकतंत्र का, खुशहाली का, विकास का। आज ये कहते हैं क्या परिवर्तन आया है? मैं ध्यान से सुन रहा था, धैर्य न रहे ऐसे उकसाते थे, मगर मैं जवाब जरूर दूंगा। क्या परिवर्तन आया था? सुन लीजिए, 33 साल से आपके शासन में रात्रि के सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे हमारे शासन में। वहां 34 साल से मरहूम के जुलूस का, ताजिया का परमिशन नहीं था, हमारे समय में दिया गया। G20 की बैठक में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स वहां शांति से गए, कश्मीर की संस्कृति, संगीत, खाना और कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय कर कर वो अपने अपने देश में वापिस गए। मान्यवर, इस देश में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए हम सब भी गए थे। प्रधानमंत्री और हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा निकली थी। यहां से बहुत सारे लोग उसमें होंगे। मुझे मालूम है मान्यवर, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी लाल चौक जाने की। जब जीत किया गया कि हम जाएंगे, जो भी परिणाम आए, सेना की रक्षा में वहां जाना पड़ेगा और आनंद फानंद में ध्वजवंदन कर कर वापस आना पड़ा। वो ही लाल चौक पर हर घर तिरंगा में, एक भी घर ऐसा नहीं था जहां तिरंगा नहीं। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुआ, वही लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव रंग चंग के साथ मनाया गया। मां शारदा देवी के मंदिर में दशकों के बाद दीपावली और सरस्वती पूजन हुआ। खीर भवानी का ज्येष्ठ अष्टमी का महोत्सव 22 साल के बाद मनाया गया।
और मान्यवर, सिर्फ 370 हटने से क्या होगा ये पूछते थे। इसके पीछे हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब करीब शून्य हो गई है। शून्य। पूरे देश ने देखा होगा 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए जाते। कोई आतंकवादी बन जाता था, उनके परिवारजन बड़े शौक से सरकारी नौकरी करते थे, तंत्र चलाते थे। हमने ढेर सारे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को रूथलेसली सरकारी नौकरी से निकालने का काम किया और एक कठोर संदेश। बार काउंसिल में उनके समर्थक बैठे थे, केस नहीं कर सकते थे, हड़तालें हो जाती थी। जो समर्थक बैठे थे वो सभी या तो दिल्ली की जेल में है या श्रीनगर की जेल में है। मान्यवर, आतंकवाद और आतंकवादी दोनों के समर्थकों सरकारी रोजगार, पासपोर्ट देने में और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने बिल्कुल बैन कर दिया, हिम्मत के साथ किया और आज लोग नहीं जुड़ रहे। और इसका परिणाम क्या हुआ मान्यवर? ये कहते हैं क्या हुआ 370 से। मैं आज हिसाब देने आया हूं क्या हुआ 370 हटाने के बाद। 6 साल हो गए मान्यवर। 2004 और 14 दोनों के बीच में जो कुल घटनाएं थी टेररिज्म की 7200 से 17 से घटकर 2242 तक। मैं 10 साल की कहता हूं, अंतिम 6 साल की नहीं कह रहा। मृत्यु टोटल जो था उसमें लगभग कुल मृत्यु में 70% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 81% और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 50% की कमी आई है। मान्यवर, ये बताता है कि आतंकवाद कम हुआ है। 2010 से 14 में हर साल एवरेज ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग, पथराव 2654 के एवरेज से हुए। 24 में एक भी करने की किसी की हिम्मत नहीं। ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल 132 हुई, आज किसी की हिम्मत नहीं है, एक भी हड़ताल नहीं होती। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 112 और जख्मी 6000 हुए थे। अब स्टोन पेल्टिंग ही नहीं है तो मृत्यु या जख्मी होने का सवाल ही नहीं। मान्यवर, और इन कांग्रेस के शासन से किसी एक साल को पीक कर सबसे कम आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के एक साल में पीक कर सबसे कम आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो 2004 का साल कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 2004 में अटल जी की सरकार गई थी। कुल घटनाएं उसमें 1517 हुई थी। ध्यान से सभी सदस्य सुने, ऐसा मेरा विनंती। 2004 में कुल घटनाएं 1587 हुई थी, 24 में कुल घटनाएं सिर्फ 85 हुई। नागरिकों की मृत्यु 2004 में 733 हुई थी, 2024 में सिर्फ 26 हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का मृत्यु 331 हुआ था और 2024 में 31 हुआ है। मान्यवर, ये परिवर्तन आया है। और कश्मीर के विकास के लिए भी जब शांति होती है, सुरक्षा होती है, लोकतंत्र बहाल होता है तो विकास अपने आप होता है। मगर कई सालों से कश्मीर की तिजोरी खाली थी। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में
80,000 करोड़ की 63 परियोजनाओं को जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए अप्रूव किया। और मान्यवर, मैं बताने आया हूं, मेरे खर्च का हिसाब कुछ लोग पूछ रहे थे, अरे भाई थोड़ा कम हुआ होगा, हमने तो रखने का हिम्मत तो किया, आपके समय में तो खर्च का प्रोविजन भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी स्थिति ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है, खर्च नहीं हुआ है। 80,000 करोड़ में से 51,000 करोड़ का खर्च मान्यवर समाप्त हो चुका है और 63 में से 53 परियोजनाएं पूरी तरह से क्रियान्वित हैं। 19 से 24 में 40,000 सरकारी नौकरियां दी, 1,51,000 ओबीसी बच्चों को विश्वकर्मा योजना से स्वरोजगार दिया, 5184 यूथ क्लब स्किलिंग का काम कर रहे हैं, 18,000 युवाओं को खुद की टैक्सियां देने का काम हुआ, 15,000 महिलाओं को, युवा महिलाओं को तेजस्विनी के तहत 10 लाख तक का सहायता दिया और कई सारे रोजगार के सृजन हुए। मान्यवर, एकदम आकर्षक उद्योग नीति लाकर आज कई सालों के बाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट का माहौल खड़ा हुआ है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है, 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है और 1,10,000 करोड़ के एमओयू अभी क्रियान्वयन है। पूरे 70 साल में मान्यवर 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, ये 10 साल में 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का उत्पादन शुरू हो चुका है। पर्यटन फिर से शुरू हो गया, परवान भी चढ़ा। 2023 में 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक, आजादी के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक मेरे जम्मू कश्मीर। पर्यटन के क्षेत्र में 250 करोड़ का निजी निवेश हुआ है। डल झील पर वितस्ता महोत्सव मनाया गया, डल झील में क्रूज बोट का शुभारंभ किया गया और यहां पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। उनके शासन में मान्यवर पूरे कश्मीर में लोकतंत्र के नाम पर 90 विधायक और 6 सांसद हुआ करते थे। इतने बड़े कश्मीर में जनप्रतिनिधि, 90 विधायक और 6 सांसद। अब 34,262 जनप्रतिनिधि चुने हुए कश्मीर में है। ग्राम पंचायत भी है, तहसील पंचायत भी है, जिला पंचायत भी है, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, विधानसभा भी है और संसद सदस्य भी है। 370 की आड़ में इसको बंद कर रखा। चिट्ठियों से जनप्रतिनिधि बनते थे, अब चुन कर आते हैं मान्यवर। और ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव में 98.3% मतदान हुआ। अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, एक भी गोली नहीं चली। गोली छोड़ो साहब, बूथ के रैगिंग की एक भी फरियाद भी नहीं हुई है पूरे जम्मू कश्मीर। एक जमाने में दिल्ली से गए हुए आका सिर्फ सर्टिफिकेट विजेता का लेकर जाते थे, जनता घरों में दरी की दरी बैठ जाते। आज 98% लोग वोट डालते हैं और एक भी बूथ के रैगिंग की फरियाद भी नहीं होती है, गोली भी नहीं चलती है, धमाका भी नहीं। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की नींव पहली बार डालने का काम किया तो इतिहास में सम्मान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। संसद ने भी जब राष्ट्रपति शासन रहा कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए। पहली बार पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग को ओबीसी नामकरण किया गया। विधानसभा में महिलाओं का 1/3 आरक्षण किया गया। पंचायतों में पहली बार ओबीसी आरक्षण किया गया है। वाल्मीकियों को पहली बार दलित आरक्षण का फायदा मिला।
एसटी में कोली, पद्दारी, जनजाति, पहाड़ी, ये सारे समूहों को, गुर्जरों को जोड़ने का काम भी हमने किया। गुर्जर बकरवाल भाइयों के लिए 10% अलग आरक्षण दिया और कश्मीरी पंडितों के विस्थापित को भी 2 सीट का रिजर्वेशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मान्यवर विकास, आज जम्मू विजयपुरम में 1600 करोड़ का एम्स है, अवंतीपुरा में 1828 करोड़ से बन रहा है, आईआईटी जम्मू में, आईआईएम जम्मू में, निफ्ट श्रीनगर में है। मेडिकल कॉलेज पहले 4 थे, अब 15 है। नर्सिंग कॉलेज 15 और बनी है। एमबीबीएस की सीटें 500 थी, इसमें 800 हमने जोड़ी है और पीजी की सीटें 600। आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने का हमें अधिकार मिला, व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला। डी रेडिकलाइजेशन के प्रयासों को भी कानूनी ताकत देने का काम हुआ। मैक को रिवैम्प किया गया। मैक के अंदर साइबर सुरक्षा, नार्को टेररिज्म, गन रनिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम और उभरते हुए कट्टरवादी हॉटस्पॉट मैक के रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाए गए। नेशनल मेमोरी बैंक बनाया गया और नए जो संशोधन करे, मुझे बरोबर याद है कि दिग्विजय जी कहते थे इसका दुरुपयोग हमारे सामने होगा। दिग्विजय जी, आपके सामने नहीं हुआ। जब मैं एनआईए का संशोधन लेकर आया तब मुझे बरोबर याद है दिग्विजय सिंह की इसका दुरुपयोग होगा, आपके सामने नहीं हुआ। हमने 57 आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित किया, जिसने देश की सर्वोच्च अदालत में मान्य। 23 संगठनों को मान्य। हमने अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित की कर दिया। और मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूं, 19 से 24 के बीच में हुर्रियत के सबसे सीरियस टाइप के 14 ऑर्गेनाइजेशन आज 14 के 14 बैन कर दिए गए। मान्यवर, हुर्रियत का अस्तित्व जिस हुर्रियत के साथ एक जमाने में बातचीत करते थे, पाकिस्तान के बातचीत करने के लिए मीडिएटर बनाया था, आतंकवादी संगठनों से बातचीत करने के लिए, वो हुर्रियत को हमने समाप्त कर दिया, जमीन के अंदर काटने। मान्यवर, पीएफआई पूरा सदन जानता है, यहां बैठे या वहां बैठे, सब मानते कि पीएफआई आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा खतरा था। मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते, वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मुक्त दर्शक बनकर, मुक्त प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर देना। हमने पीएफआई पर बैन लगाया। एक साथ देश के 24 राज्यों में रेड डालकर पीएफआई के एक एक बंदे को उठाकर जेल की सलाखों पर आज संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई। कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। उनको खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। मान्यवर, एक जमाने में आतंकवादियों का लिस्टिंग से उनका मृत्यु या अरेस्ट तक का आयुष्य 2 साल और 3 महीना था, आज कुछ दिनों का बच गया है, कुछ दिनों का। हमने 15 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना बनाई, जिसमें जिहादी आतंकवाद के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हवाला, इस पर तवाई की। वामपंथी उग्रवाद, कश्मीरी उग्रवाद, कश्मीर के अंदर उग्रवाद,
फेक इंडियन करेंसी नोट, नारकोटिक्स, नार्को टेरर का लिंक, खालिस्तान समर्थक उग्रवाद, रेडिकलाइजेशन के प्रयास, फाइनेंसिंग और अवैध हथियारों की तस्करी, ये 25 के 25 आयामों को हमने एनआईए के अंदर जकड़कर कानूनी आधार देकर इन पर कानून का शिकंजा कसने का काम किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का देश की सुरक्षा के विरुद्ध उपयोग, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का उपयोग, आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट और इस सभी को एनआईए के दायरे में लाने का काम, एक संपूर्ण सर्कल हमने पूरा किया है। जहां से भी देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता था, वो 25 की 25 चीजों को एक सर्कल में लाकर एनआईए के अधीन किया है। और मान्यवर, एनआईए में 1244 पद हमने सृजित किए, 16 नए ब्रांच खोले, 2 नए जोनल कार्यालय खोला गया। इसके साथ साथ एनआईए के परफॉर्मेंस पर कुछ लोग बोल रहे थे, आज बैठे नहीं है, वॉकआउट कर गए। 652 मामले हुए। जब यूएपीए लगता है तक एक ट्रिब्यूनल भी होती है और सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है कि यूएपीए लगाया वो ठीक है या नहीं है। मैं मेरी सरकार का रिकॉर्ड कहने आया हूं साहब, 652 मामले में से एक भी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक एक भी केस को अनुचित घोषित नहीं किया गया। ये 652 मामलों में से 516 में चार्जशीट दायर करे गए, 157 मामलों में जजमेंट्स आ गया है और 150 मामलों में सजा दी गई है। मान्यवर, 95% दोष का दर। दुनिया भर की टेरर एजेंसी के बीच में एनआईए का दोष सिद्धि का दर, मैं गर्व से इस सदन को कहना चाहता हूं, सबसे ऊंचा है, सबसे हाई है। हमने एनआईए को अब डीआरडीओ के साथ समझौता कराकर केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, टेररिज्म के मामले के लिए भी तैयारी शुरू की है। एनआईए के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए एग्रीमेंट भी किए हैं और एनआईए और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ एक अनुबंध खोलकर सीएसएफएल में टेररिज्म के खिलाफ भी एक नया वर्टिकल हमने शुरू करने का काम किया है। मान्यवर, हमने इसके साथ साथ मैक को भी सुदृढ़ किया है। मैक में मोदी जी की सरकार आने के बाद काउंटर टेररिज्म की एक अलग व्यवस्था की गई। 72,000 रिपोर्ट उसमें जनरेट हुए हैं और मैंने भी समीक्षा की है मान्यवर, और ये जानकारी को गोपनीय रखने के लिए इसको एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन चैनल से जिले तक, पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने की सुरक्षा भी, व्यवस्था भी इस 10 साल के अंदर ही मान्यवर खड़ी हुई। और नेट ग्रिड के माध्यम से कई सारे आरोपियों को पकड़ने के लिए 35 से ज्यादा डेटा को एक ही जगह पे एकत्रित कर ये लड़ाई को हमने और पुख्ता किया है। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने ड्रग के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। मैं भी मानता हूं ये बहुत गंभीर समस्या है, मगर इस सदन को और सदन को माध्यम से देश को मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सदन को और सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लड़ाई अकेली सरकार नहीं लड़ सकती। ये लड़ाई लड़ने के लिए हमने ढेर सारे प्रयास किए। मैं परिणाम भी बताता हूं, प्रयास भी बताता हूं, मगर दुख होता है कुछ सदस्य आंकड़ों को विकृत तरीके से यहां वर्णित करते हैं। मैं इस बात पर खैर बाद में आता हूं। हमने एक त्रिकोणीय एक्शन प्लान बनाया है। ड्रग की सप्लाई चेन पर रूथलेस अप्रोच के साथ हमला करना, डिमांड रिडक्शन के लिए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाना,
और हार्म रिडक्शन के लिए ह्यूमन अप्रोच का। हमारी सरकार की नीति है, जो ड्रग लेता है वो तो ये समस्या का विक्टिम है। गुनहगार कौन है? गुनहगार ड्रग का व्यापार करने वाला है मान्यवर। इस पर ये हमारा है। हमने होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ नेशन अप्रोच अपनाया है। गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, आरोग्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, सभी राज्य सरकारें सभी साथ में रहकर इस समस्या के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन का एक नया प्रयोग शुरू किया। एक ड्रग की पुड़िया मिलती है तो ड्रग देश में कहां से आई वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो इंडिविजुअल केस नहीं माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अगर ड्रग पकड़ा जाता है, पोर्ट पर भी पकड़ा जाता है, एयरपोर्ट पर भी पकड़ा जाता है, तो वो पुड़िया बनकर कहां जाने वाला था वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है। और इसके बहुत अच्छे नतीजे भी हमें मिले। मगर ये चुनौती का प्रभाव पर्सनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर देश का आर्थिक नुकसान और देश की सुरक्षा का नुकसान, चतुष्कोणीय दुष्प्रभाव है। और ड्रग मनी का उपयोग नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, क्रिप्टो करेंसी के चलन में वृद्धि, क्रिप्टो करेंसी का भी ड्रग के चलन में उपयोग, इसके बहुकोणीय हमले को देखकर हमने भी इसी तरह की नीति अपनाई। 2019 में गृह मंत्रालय ने 4 स्तरीय एनकोड मैकेनिज्म का गठन किया। जो एक शीर्ष स्तरीय एनकोड है वो यहां भारत सरकार में स्थित है। फिर कार्यपालक स्तरीय पर जहां सचिवों और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपीज हैं। फिर राज्य स्तरीय है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होता है। और फिर जिला स्तरीय है जो डीएम की अध्यक्षता में होता है। और अब तक 5 साल में 7 शीर्ष स्तरीय बैठक हुई, 5 कार्यकारी स्तर की, 191 राज्य स्तर की और 6750 जिला स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। इसको मिनिटाइज करते हैं। एक सुरक्षित चैनल के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है। और जहां राज्यस्तर गुना है वहां जेसीसी का भी गठन हमने किया गया है। एनसीबी की कैडर को भी हमने मजबूत किया है। 5 नए जोनल कार्यालय, 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय, 12 सब जोनल कार्यालय और समुद्री मार्ग को भी पूर्णतया सील करने के लिए नौसेना, हमारा तटरक्षक और राज्य की पुलिस और कस्टम सभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कई प्रकार के संस्थागत रचना भी की गई है। निदान नार्को अपराधियों को एक्सचेंज के लिए एक डेटाबेस बना है, एनकोड पोर्टल बना है, एनसीबी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स बनाया है। वो अब बाइसेग है, वो इसका काम कर रहा है। ड्रग नेटवर्क चार्ट का मैपिंग भी किया गया है। और हमने कई सारे नए इनिशिएटिव लेकर कॉलेज तक जागरूकी को पहुंचा है। संपत्ति की जब्तियां और कई प्रकार के कठोर कानूनों से हमने इस पर अटैक किया है और परिणाम आया है मान्यवर, जो आंकड़े मेरे एक साथी ने भी एक अलग दृष्टिकोण से बताया। मगर मैं अप्रोच में बदलाव सरकारें बदलने के साथ कैसे होता है वो बताना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पड़ोस के 2 एरिया गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के नाम से जानते जाते हैं। वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट इसलिए कहे जाते थे कि वहां से ड्रग उत्पन्न होकर पूरी दुनिया में जाती थी, पैसा कमाने का जरिया था।
हमने बहुत प्रयास कर पूरी दुनिया ने आज इसको डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रेसेंट के नाम से स्वीकारना शुरू किया है। माननीय नजरिए का बदलाव है। ड्रग व्यापार नहीं है, पूरी दुनिया के युवाओं के लिए खतरा है, नस्लें बर्बाद करने का साधन है। और अब डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रेसेंट को पूरी दुनिया अलग अलग करने के लिए एकजुट होती जाती है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार 4 से 14 और 14 से 25 की कंपैरिजन कहना चाहता हूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जब्त ड्रग्स 2004 से 14 में 25 लाख किलोग्राम थी और अब बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा हुई। अब कुछ सदस्यों ने कहा कि आपके समय में बढ़ गया। अरे भैया, बढ़ नहीं गया, पहले से बढ़ा हुआ था, हमने पकड़ना शुरू किया जो आप नहीं पकड़ते थे। क्या नजरिया है हमारा? खून की संख्या घटाने के लिए खूनी को न पकड़ो, क्या बात हो गई? हमने ड्रग ज्यादा पकड़ा तो हमें कहते हैं आपके समय में बढ़ गया। अरे बढ़ नहीं गया है, रोका भी हमने है, समाप्ति हम ही कर देंगे। और सब क्वालिटी ऑफ ड्रग 4 से 14 में 40,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया और अब 1,50,000 करोड़ रुपए का ड्रग। क्योंकि ये जो एडकोड की सिस्टम बनी है, हमने इन्वेस्टिगेशन की पद्धति में बदलाव किया, माननीय, इसका परिणाम है। और गत 5 साल में 14,000 करोड़ से अधिक का 23,000 किलो सिंथेटिक ड्रग भी हमने नष्ट कर दिया माननीय। और डिस्पोज पकड़ा हुआ उनका हमने जलाया। इन्होंने 10 साल में 3,36,000 करोड़ का केजी ड्रग्स जलाया, हमने 31 लाख केजी ड्रग जलाया। हमने टोटल देश भर में 72 लेबोरेटरी सिंथेटिक ड्रग बनाने की, पहले एक भी नष्ट नहीं हुई 4 से 14। हमने 72 लेबोरेटरी को पकड़कर नष्ट करने का काम किया है, इनकी संपत्ति को। अफीम की विनिष्टीकरण एकड़ में मैं आंकड़ा कहता हूं, पहले मैक्सिमम आंकड़ा 300 एकड़ था आपके जमाने में। 2020 में 10,700 एकड़, 21 में 11,200 एकड़, 22 में 13,700 एकड़, 23 में 31,000 एकड़ और 24 में जून तक 10,000 एकड़। पहले 300 एकड़ से बढ़ता नहीं था। हमने ड्रोन का उपयोग कर सैटेलाइट का उपयोग कर अफीम की खेती को नष्ट किया। अफीम ही नष्ट कर देते हो तो न बचेगा बांस, न बनेगी बांसुरी। मान्यवर, ड्रोन, सैटेलाइट और आधुनिक तकनीकों का हमने उपयोग भी किया है और कुछ मामले कांग्रेस के समय में 1,73,000 दर्ज हुए थे, हमने 6,56,000 मामले। कांग्रेस के समय में पीट एनडीपीएस का उपयोग एक भी बार नहीं किया गया था, हमने 2,453 लोगों को पीट एनडीपीएस के तहत जेल में डाला, जिसमें बेल का प्रावधान नहीं है। मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रग अफगानिस्तान से लंका की ओर जाता है। ये बार बार आरोप करते हैं कि गुजरात से ड्रग क्यों पकड़ा जाता है, गुजरात से ड्रग क्यों पकड़ा। मैं तो चाहता हूं हर राज्य पकड़े भाई, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पकड़ा जा रहा है क्योंकि हमारी सरकार का नियम है
1 किलो ड्रग भारत में न आने देंगे, ना भारत से कहीं बाहर जाने देंगे। और इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र के दरिया किनारों से करोड़ों लाखों करोड़ों का ड्रग पकड़ा गया। सागर मंथन 1, सागर मंथन 2, सागर मंथन 3, तीनों एक्सरसाइज में कई किलो ड्रग पकड़ा गया। दिल्ली और गुजरात, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और कर्नाटक, कई राज्यों ने संयुक्त अभियान भी चलाए। मान्यवर, हमने मिशन स्पंदन से ड्रग एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई कर उनको नशा मुक्त करने का भी एक बहुत बड़ा अभियान चला है। मगर समाज कल्याण विभाग चलाता है, आरोग्य विभाग चलाता है। मगर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमने टोल फ्री हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है, नशा मुक्त भारत शपथ की भी शुरुआत की है, ऑनलाइन ई प्रतिज्ञा की शुरुआत की है। 3 करोड़ युवाओं ने प्रतिज्ञा ली है ऑनलाइन। मानस पोर्टल को शुरू किया है सहायता, गोपनीयता और विश्वसनीयता के लिए। मानस हेल्पलाइन 1933 भी उपलब्ध है, जिस पर 39,843 नागरिकों ने अपने बच्चों को ड्रग से मुक्त कराने की रिक्वेस्ट की है और 95% लोग रिहेबिलिटेशन का कोर्स पूरा कर चुके हैं। परंतु फिर भी मैं एक बार कहना चाहता हूं मान्यवर कि ये जो समस्या है, ये कोई अकेली केंद्र सरकार का अकेला गृह विभाग, केंद्र सरकार का गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग मिलकर नहीं कर सकते। इसमें देश के हर एक नागरिक ने योगदान देना चाहिए। कहीं पर भी अगर अपने आसपास में कोई बच्चा ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट होने का संभावना है, इनके बिहेवियर में परिवर्तन दिखता है, कहीं पर भी ड्रग बेचने की सूचनाएं मिलती है, तो जरूर हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर आप सूचना दीजिए। गोपनीयता भी बनी रहेगी, बच्चे का सामाजिक जीवन भी हम बर्बाद नहीं होने देंगे और इसको ड्रग एडिक्ट से मुक्त कराकर वापिस आपके घर में भेजने की हम व्यवस्था। मगर ये सहयोग जब तक नहीं मिलता, सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। परंतु यह सुनिश्चित है कि ड्रग के कारोबार से पैसा कमाने वाले, ड्रग में कमाए हुए पैसे को आतंकवाद की गतिविधियों में भेजने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मान्यवर, एक ड्रोन का जिक्र हुआ, मैं ये भी सदन को कहना चाहता हूं, हम बहुत नजदीक एक कंप्लीट ड्रोन रोधी सॉल्यूशन के प्राप्त करने में। हमारे 6 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, अब 6 एक्सपेरिमेंट के प्लस को इकट्ठा होकर एक मॉडल बनने जा रहा है मान्यवर, और मुझे आशा है कि 6 माह के अंदर ही एक कंप्लीट सॉल्यूशन ड्रोन रोधी मॉड्यूल का इंडिजीनियस आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक जैसा सॉल्यूशन डीआरडीओ और हमारी संस्था लेकर। मान्यवर, मैं जब गृह विभाग की बात लेकर आया हूं तब ये भी जरूर कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था एक प्रकार से राज्य का इस विषय है, परंतु क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानून ये भारत सरकार ने बनाए और तीनों कानून लगभग 160 साल पुराने थे। सन 57 की क्रांति के बाद अपने शासन को मजबूत करने के लिए बनाए गए कानून, उसमें कहीं नागरिक की चिंता नहीं थी, नागरिक के शरीर की चिंता नहीं थी, संपत्ति की चिंता नहीं थी, सम्मान की भी चिंता नहीं थी, सरकार को सुरक्षित रखने की चिंता थी। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि 75 साल तक अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेज की पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून, अंग्रेज सरकार को मजबूत करने के लिए बनाए गए कानून ऐसे ही चलते रहे। हम सब जिम्मेदार हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की घोषणा लाल किले से की, गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति का आह्वान किया देश का, और मान्यवर 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक
कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस देश की संसद ने पारित किए हुए कानून। और 1 जुलाई से मान्यवर कानून पूरे देश में लागू हो गए। चंडीगढ़ पूर्णतः लागू करने वाला पहला राज्य भी बना है। कई सारे राज्य इसमें आगे बढ़ गए। इसके डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा। मैं देश के नागरिकों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल तक इस कानून 100% हर एक राज्य के हर एक पुलिस स्टेशन में लागू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन भी करना है और कुछ चीजों को एडॉप्ट करना है। ये हो जाने के बाद देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया हुआ केस सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल के अंदर न्याय प्राप्त कर लेगा। ऐसी व्यवस्था हमने इसका, मैं बेरोक टोक कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, 20वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और तकनीक की दृष्टि से हमारे कानून विश्व भर में आधुनिक है, विश्व भर में आधुनिक है। और मान्यवर, 2 सिद्धि के दर में हम दुनिया के देशों के समकक्ष तो पहुंचेंगे ही, कुछ साल में आगे भी निकल जाए। मैं आसाम गया था अभी, वहां रिव्यू हुआ। आसाम में 2 सिद्धि का दर 5% था। कुछ और भी बदलाव हुए, वहां पर सरकारें भी बदली है, शासन भी बदला है और कानून भी आए। और नए कानून होने के बाद जो एफआईआर रजिस्टर हुए और जो जजमेंट आ गए कम समय के अंदर, इसके अंदर 2 सिद्धि का दर 68% आसाम में है। क्योंकि मान्यवर इसके अंदर फॉरेंसिक साइंस को बड़ा महत्व दिया। 7 साल से ज्यादा सजा वाले हर अपराध में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी कर दिया गया। तो जहां तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध होता है, फॉरेंसिक साइंस का साक्ष्य उपलब्ध होता है, और साक्ष्य की जरूरत नहीं है तो 200 साक्ष्य की फौज भी पुलिस नहीं लगाती है। और वो आधार पर ही आपका फिंगरप्रिंट मिल गया, सीन ऑफ क्राइम से मिला, डीएनए मैचिंग हो गया, आपका मोबाइल का टावर वहां लोकेट करता है और कुछ बाकी नहीं बचता है, सजा हो जाती है। और नजर से देखने वाले साक्ष्य की भी जरूरत नहीं है। भाई तेरा लोकेशन वहां है, तेरा डीएनए मैचिंग हो गया और तेरे फिंगरप्रिंट भी मिल गया, बचा क्या? और कई ऐसे दोष सिद्ध हो चुके हैं। पटने में ही एक ट्रिपल मर्डर केस 46 दिन में सॉल्व हो गया और 100 दिन के अंदर उनको आजीवन कैद की सजा भी। इसमें कई जगह पे मान्यवर समय मर्यादा को, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायपालिका तीनों की समय मर्यादा को कानून के प्रोविजन से बांधा गया है। तारीख पे तारीख से अब मुक्ति मिलेगी, 2 से ज्यादा डेट ना बचाव पक्ष को मिलेगा ना प्रोसिक्यूशन को मिलेगा। 35 अलग अलग सेक्शंस में टाइम लिमिट जोड़ी गई। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप शिकायत कर सकते हो। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय करने हैं। घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जो अपराध कर पाकिस्तान में भागकर बैठे उन पर भी अब ट्रायल चल सकेगी। जब यहां वो दोषित सिद्ध होंगे तो उनको वहां रहने में बड़ी तकलीफ आएगी। आपराधिक मामलों के मुकदमे की समाप्ति के बाद न्यायालय को सिर्फ 45 दिन में जजमेंट दे देना है। अंतर्गत ही हमने सुनिश्चित की है। चेन स्नेचिंग को पहली बार अपराध के अंदर व्याख्यायित किया गया है और मान्यवर मुझे आनंद है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी सभी राज्यों ने
इस कानून को स्वीकारा है। इसलिए मैं सभी राज्य सरकारों का भी अभिवादन करना चाहता हूं। धन्यवाद। 19 राज्यों के साथ मेरी रिव्यू बैठक हुई है। मान्यवर BPRND, NCRB हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि और 1 साल के अंदर हर थाना ये कानूनों के लिए पूरे टेक्निकल अपग्रेडेशन के साथ तैयार हो जाएगा माननीय। और ये देश की आपराधिक व्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क होगा। परंतु ये सब कर आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभ जो है, इसको हम टेक्निकल दृष्टि से अपग्रेड नहीं करते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते। तो हमने ई-कोर्ट, ई-जेल, ई-फोरेंसिक, ई-अभियोजन, ई-साक्ष्य, ई-समन, निदान, आई-मोट, ईटोस, NDFO और NDSO, इस सारे प्रमुख घटक के साथ CCTNS जो देश के 99.5% पुलिस स्टेशन को अब तक जोड़ चुका है, ऑनलाइन जोड़ चुका है, इसके साथ जोड़ने की हमने व्यवस्था की और कई सारे पोर्टल और डेटा बनाए हैं। CCTNS आपराधिक का ट्रैकिंग, इसकी नेटवर्क सिस्टम है। ICGS हमारे पुलिस, न्यायालय, जेल, फोरेंसिक और प्रोसिक्यूशन को जोड़ता है। 1930 ये साइबर अपराधों के लिए हेल्पलाइन है, उसको भी इसके साथ जोड़ दिया है। मैप ड्रग्स ऐप वो नशीली दवाइयों के कारोबार के गुनेगारों को जोड़ता है। एनकोड सारी नशीली दवाइयों की सूचनाओं को इसके साथ जोड़ता है मान्यवर। मानस हेल्पलाइन वो गोपनीय सूचना ड्रग एडिक्ट्स की देने के लिए इसके साथ जोड़ी है। नफीस इसके अंदर 1,06,00,000 अपराधियों का फिंगरप्रिंट हमने करा है, जिससे तुरंत ही अपराधी की पहचान हो सकती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया 112 को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। क्राइम एक्ट ये टेररिज्म से जुड़े हुए, साइबर क्राइम से जुड़े हुए सारे अपराधों को जोड़ता है। सीमा बाढ़ निगरानी प्रणाली को भी इसके साथ जोड़ा है और स्मार्ट सिटी मिशन से अर्बन पुलिसिंग को भी जोड़ा है। और मान्यवर आने वाले दिनों में अलग अलग साइलोज में जो डेटा पड़े हैं, ये डेटा को हम एक दूसरे के साथ बात करने वाला सॉफ्टवेयर भी बनाने के लिए हम इनिशिएटिव ले चुके हैं। और मान्यवर ये सारा साइबर अपराध जो है, इसको रोकने के लिए हमने I4C बनाया है। मोदी जी ने I4C को बड़ा पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय को पर्याप्त धन भी दी है और कठोर सूचनाएं भी दी है। और ये हेल्पलाइन में कोई भी